दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बालक के अध्ययन के तरीके। आप अपनी फर्स्ट यूनिट में देखेंगे तो उसमें 3 तरीके दिए गए हैं। एक तो हमारा दिया गया है निरीक्षण पद्धति यानी ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। दूसरा दिया गया है साक्षात्कार। तीसरा दिया गया है व्यक्ति अध्ययन यानी केस स्टडी मेथड। यानी जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपको आपके कॉलेज की तरफ से एक केस स्टडी की फाइल भी दी जाएगी, जिससे कि आप किसी एक ऐसे बच्चे को जिसमें कोई कमी है, जिसको कोई समस्या है, कमी नहीं कह सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या है या वो कुछ अलग दिखता है लोगों से, उस पर स्टडी करनी होगी, ठीक है। तो हम इन तीनों ही मेथड को जानते हैं क्योंकि हमारी ये फर्स्ट यूनिट में दिए हुए हैं। तो चलिए हम फटाफट से देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करें निरीक्षण पद्धति की। तो निरीक्षण पद्धति क्या है उसको भी हम जान लेते हैं। अब देखिए, निरीक्षण पद्धति की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य दर्शन या फिर बाह्य निरीक्षण, या फिर हम कह सकते हैं एक्सट्रोस्पेक्शन जो मेथड होता है वो इसी को कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति के जो बाहरी जो व्यवहार वो कर रहा है उसका निरीक्षण किया जाता है। क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, ऑब्जर्व करना मतलब बच्चे को दूर से ऑब्जर्व करना कि बच्चा एक्चुअली कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, बिल्कुल प्राकृतिक होता है, यानी नेचुरली होता है। नेचुरलिस्टिक जो मतलब तरीका है वो तरीका अपनाया जाता है बच्चे को देखने के लिए, ठीक। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक निरीक्षण विधि भी कहते हैं, यानी नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड भी इसी को कहते हैं। इसमें क्या है, जो अध्ययन करता है यानी जो हमारा ऑब्जर्व करता है, यानी जो फिर अध्ययनकर्ता को वही कहेंगे, जो ऑब्जर्व करने वाला है बच्चे को या फिर किसी भी व्यक्ति को, वो क्या करेगा, जितना भी उसने ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान के आधार पर ये जानने की कोशिश करेगा कि व्यक्ति की मानसिक दशा क्या है, ठीक है। जो भी अध्ययन करता होगा वो बच्चे की मानसिक दशा का पता लगाने की कोशिश करेगा, उसका निरीक्षण करेगा उसके व्यवहार को देखकर, ठीक है। उस बच्चे की या फिर किसी व्यक्ति का जिसका भी वो निरीक्षण कर रहा है, ठीक है, अध्ययन करता जिसका भी, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, उसका अगर निरीक्षण कर रहा है तो पहले वो उसके व्यवहार को देखेगा कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है, लोगों के साथ हंस बोल रहा है या गुस्सा है, तो उस आधार पर वो उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन है उसको जैसे बनाए रखने के लिए, जैसे हम पता करके क्या करेंगे, जैसे हमने उसको ऑब्जर्व किया या हम किसी चीज़, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ कि मैं किसी को ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मैं उस ऑब्जर्वेशन को कैसे मतलब लिखूँगी या कैसे बताऊँगी लोगों को कि मैंने क्या देखा। तो या तो उसके लिए एक सूची पत्र तैयार किया जाता है, ठीक है, हमने किसी का ऑब्जर्वेशन किया, या तो हमने एक सूची पत्र बना लिया, ठीक है, कि हमने उसमें क्या क्या देखा या क्या उसने कुछ कहा या कुछ एक्टिविटी की, तो उसके लिए हम एक सूची पत्र तैयार कर लेंगे। नहीं तो दूसरा होता है हम टेप रिकॉर्डर का यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी उसने जो कुछ भी बोला, जो कुछ भी उससे पूछा हमने या फिर कुछ भी उसने एक्टिविटी की, तो बस टेप रिकॉर्डर में उसकी वो एक्टिविटी मैंने रिकॉर्ड कर ली। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, निरीक्षण पद्धति में आती हैं। अब हम निरीक्षण पद्धति के अर्थ की बात जानें तो निरीक्षण पद्धति का अर्थ होता है ध्यानपूर्वक देखना। देखिए, किसी व्यक्ति के व्यवहार को, उसका जो आचरण है, वो जो एक्टिविटी कर रहा है, जो प्रतिक्रिया दे रहा है, उसको ध्यानपूर्वक देखना और अपने पूर्व अनुभव जो आपने पहले सीखा हुआ है, आपकी जो खुद की समझ है, उसके आधार पर ये पता लगाना कि उसकी मानसिक दशाएं क्या हैं, ठीक है, उनका अनुमान लगाना ही क्या है, निरीक्षण है। निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, ठीक। क्योंकि जो व्यक्ति है उसका जो अंतर्मन का व्यवहार है, मतलब अंदर की जो भी उसकी मतलब समझ है, मतलब अंदर से वो क्या सोचता है, अंदर की जो थिंकिंग है, आंतरिक जो उसकी थिंकिंग है, वो उसके प्रत्यक्ष व्यवहार में दिखती है। प्रत्यक्ष व्यवहार का मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मतलब तो उसके हमेशा नाराज़ रहता है, तो हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा भरा है, मतलब या फिर उसकी किसी प्रकार की ठेस पहुंची है, कोई प्रॉब्लम हुई है जिससे कि ये बाहर प्रत्यक्ष व्यवहार में इसका गुस्सा दिखाई दे रहा है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, भौहें तन जाती हैं, और क्रोध में वो व्यक्ति यानी जब वो गुस्सा होता है तो वो तेज़ तेज़ बोलने लगता है या चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगता है। तो हम समझ जाते हैं कि ये जो व्यक्ति है, इसके व्यवहार को देख के हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत गुस्सैल है ना, उसको बहुत गुस्सा आता है। तो जो निरीक्षण विधि है वो क्या करती है, पहले बाह्य निरीक्षण करती है और उसी के आधार पर, उसी के स्वरूप को देखते हुए, वो अनुभवों के आधार पर ही वो अंतर्मन का पता लगाती है, जो निरीक्षण विधि है, ठीक। तो अब हम तो कुछ और चीज़ों को भी देखते हैं। अब जैसे
एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम क्या है, कोलेसनिक है। तो उन्होंने क्या कहा है, निरीक्षण जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो औपचारिक है, ठीक, एक अनौपचारिक है। अब देखिए औपचारिक क्या है, औपचारिक में होता है कि बच्चे को या व्यक्ति को पता होता है कि उसका निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन जो हमारा अनौपचारिक है उसमें बच्चे को पता नहीं होता है या किसी व्यक्ति को पता नहीं होता है कि उसका जो है वो निरीक्षण किया जा रहा है। और ये जो है वो शिक्षकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर ज़्यादातर जो शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, अनौपचारिक रूप से बच्चे का ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसे बच्चा खेलता रहता है या फिर बच्चा कहीं किसी क्रिया में प्रतिक्रिया को देने में व्यस्त होता है। शिक्षक क्या करते हैं, अनौपचारिक रूप से बच्चे को पता भी नहीं चलता और एक शिक्षक जो है उसका ऑब्जर्वेशन कर लेता है, ठीक, ताकि उसके आधार पे वो बच्चे को परामर्श दे सके। वो ऑब्जर्व कर लेता है अपने आप बच्चों को और उसे परामर्श देता है ताकि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके और उसे सुधारा जा सके, ठीक है। अगर वो कुछ गलत एक्टिविटी कर रहा है या उसकी मानसिकता वैसी बन गई है तो उसमें सुधार का जिम्मा एक शिक्षक का होता है। अब देखिए और आगे देखते, औपचारिक तो आप समझ ही गए हैं कि जिसमें पता होता है कि ऑब्जर्व मुझे किया जा रहा है, ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम सोपान की बात करें, जो सोपान है, निरीक्षण विधि जो है वो निम्नलिखित सोपान में पूरी होती है। अब सोपान का क्या मतलब है, सबसे पहला जो इसका भाग होता है वो क्या है, दूसरों के प्रत्यक्ष व्यवहार का सही सही निरीक्षण करना। देखिए किसी व्यक्ति की जो मानसिक दशा है उसका जो है वो ज्ञान प्राप्त करना होता है और बिल्कुल सहजता से सावधानी पूर्वक सही सही हमें ऑब्जर्वेशन करना होता है, जिससे कि जो व्यक्ति का व्यवहार है उसका निरीक्षण ठीक ढंग से हो पाए, उसकी मानसिक दशा का पता चल पाए। अगर आप ठीक से उसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर किसी के अंदर ये कौशल जो है, ये स्किल नहीं होती है कि हर किसी को ऑब्जर्व करने की, तो उस चीज़ को अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है, तब जाके आप एक अच्छे ऑब्जर्वर बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर आपने ज़रा सी भी कोई भी गलती की तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि इसके मानसिकता क्या कह रही है, क्योंकि लोग झूठ भी बोल देते हैं, उनका आचरण कुछ कह रहा होता है और उनकी मानसिक दशा कुछ और कह रही होती है। लोग बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं, अंदर से बहुत परेशान होते हैं, तो वो वाली स्थिति है। यानी आपका जो ऑब्जर्वेशन जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो प्रयोज्य के व्यवहार का लेखा जोखा तैयार करना, यानी व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्व करने के बाद सही सही लेख तैयार करना, ठीक है। जो भी आपने लिखा है, मैंने कहा था भी सूची पत्र तैयार करना होता है या फिर टेप रिकॉर्डर का यूज़ करना होता है, तो उस चीज़ का एक ब्यौरा जो आपने मतलब ऑब्जर्व किया है उसको इकट्ठा करके रखना, ठीक है, लेखा तैयार करके रखना। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा सोपान कहता है प्रेक्षित व्यवहारों की व्याख्या और विश्लेषण करना, यानी जो अध्ययन करता है वो अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर, मतलब उसने जो पहले सीखा है वो व्यक्ति के व्यवहार को क्या करेगा, विश्लेषित करेगा, भागों में बांट के देखेगा, उसकी व्याख्या करेगा, ताकि क्या कर सके और जो जिसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसकी मानसिक दशा का अनुमान लगाएगा। जैसे हम एक उदाहरण के लिए समझे कि कोई व्यक्ति है वो मुस्कुरा रहा है, ठीक, तो हम अपने आधार पे कह सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो हमेशा प्रसन्न रहने वाला है, ठीक है, या फिर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खुशमिजाज है, ऐसा ही तो कह सकते हैं ना। तो यानी हम ठीक उसकी व्याख्या करें, उसको विश्लेषित करें, ये क्या है, एक अध्ययनकर्ता का काम होता है। अब देखिए सामान्यीकरण से क्या मतलब है, ये एक आखिरी सोपान है, यानी जनरलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। मानसिक क्रियाओं के लिए अनेक व्यक्तियों के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है, यानी सामान्य नियम निकाल लेते हैं। सामान्यीकरण में हम लोग क्या करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति का यूज़ करते हैं, और वैज्ञानिक पद्धति जो सिद्धांत जो नियम बनाए गए हैं उनके आधार पर ही हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति का निरीक्षण करते हैं, ठीक है, जो कि अनुचित नहीं है, ठीक है, मतलब ठीक नहीं है वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किसी का निरीक्षण करना, लेकिन वो निरीक्षण पद्धति के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सोपान है। अगर अब हम बात करें तो निरीक्षण पद्धति के गुण क्या है, निरीक्षण पद्धति का गुण सबसे पहला हमारा आता है वैज्ञानिक पद्धति। देखिए वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धति देखिए जो इससे जो प्राप्त आंकड़े हैं, ठीक है, जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको मिला लिया जाता है, उनको रखा जाता है, जो कि मतलब बिल्कुल ट्रू होते हैं, मतलब सत्यापित होते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, इसके जो निष्कर्ष निकलते हैं वो बिल्कुल सच होते हैं, जो विश्वसनीय होते हैं, और इन्हीं के आधार पर क्या किया जाता है, कुछ नियम बना लिए जाते हैं। इस प्रकार जो है इस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ये पद्धति फैक्ट पे बेस्ड है और आंकड़ों पे बेस्ड है, इसीलिए इसको वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है, जिसके आधार पर हम निरीक्षण के कार्य करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसका गुण है, ठीक है, निरीक्षण पद्धति का। आप दूसरे कहें तो बालकों का अध्ययन करने के लिए उपयोगी है। ये जो विधि है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि
जो व्यवहार हैं वो कई तरीके के हैं, ठीक है, उनमें झूठ भी होता है, वो सच भी होता है। और जो व्यवहार हैं उनका निरीक्षण करना या बालक की जो मनोदशा है उसका पता लगाना, और जिसके आधार पर जब हम मनोदशा का पता लगा लेंगे तो जो शैक्षिक समस्याएं आ रही हैं हम उनका भी समाधान कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए निरीक्षण विधि बहुत ज़रूरी है। लचीलापन बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये काफ़ी लचीली है, मतलब परिस्थितियों में, हर परिस्थिति में प्रयोग की जा सकती है जो निरीक्षण विधि है। और ये जो विधि है वो सामूहिक रूप से भी प्रयोग की जा सकती है। सामूहिक, अगर कोई समूह में बैठे हुए हैं बालक तो आप समूह में हर बच्चे का निरीक्षण कर सकते हैं ना, हर बच्चे की मानसिक दशा का पता लगा सकते हैं। और व्यक्तिगत भी है, मतलब व्यक्तिगत किसी एक बच्चे का या किसी एक व्यक्ति का या समूह में बैठे व्यक्तियों या छात्रों का आप पता लगा सकते हैं। सभी प्रकार के प्राणियों के अध्ययन के लिए उपयोगी है का मतलब है चाहे शिशु हो, चाहे वो बालक हो, चाहे किशोर हो, कोई भी हो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कोई भी हो, जैसे कि बालक, किशोर, प्रौढ़, सभी का अध्ययन कर सकते हैं बाह्य रूप से, शारीरिक उनकी क्रियाओं को देख के कि वो किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनकी मानसिक क्रियाओं को वो स्वयं अभिव्यक्त कर देंगे, आप उनमें सुधार ला सकते हैं, ठीक है। प्राणियों की मानसिक दशाओं का ज्ञान आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें, जो लास्ट है वो है शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम आदि में परिवर्तन। आप एक निरीक्षक होने के नाते, एक प्रशासक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, जैसी बच्चे की डिमांड है उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके ही अकॉर्डिंग आप शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की विधियाँ, शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है या जो हमारा पाठ्यचर्या है उसमें परिवर्तन लाना मतलब आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप ऑब्जर्वेशन जो है वो एक शिक्षक का बहुत अच्छा होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन लेवल, ठीक। तो अब हम जानेंगे जो निरीक्षण पद्धति हैं उसके दोष क्या हैं। सबसे पहले देखिए प्रयोज्य का अस्वाभाविक या दिखावटी व्यवहार। देखिए इसमें क्या है, जो प्रयोज्य है वो आभासी मिलते हैं तो अपने व्यवहार को वो लगातार परिवर्तित करते रहते हैं। मतलब कहने का ये है कि कोई इंसान है वो अपने दूसरे व्यवहार को दिखाता है छिपाने के लिए, एक तरीके से दिखावटी, जो हम अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है लेकिन हम लोगों के सामने क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जिससे कि उनकी जो मानसिक मनोदशा है उनका पता लगाना कठिन हो जाता है। यानी उनको जानना उनके मन में क्या चल रहा है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा है ये सब जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी निरीक्षण विधि, इसका एक दोष ये भी है कि ज़रूरी नहीं है हमें जो दिखाई दे रहा हो उसकी मानसिकता में भी वही चल रहा हो, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको अधिक प्रशिक्षित होना चाहिए जिससे कि आप मुख्य रूप से प्योरली उसको ऑब्जर्व कर सके, ठीक। उसकी अगर हम बात करें, एक ही व्यवहार कई मानसिक दशाओं का प्रतीक होना। देखिए कभी कभी एक व्यवहार कई सारी मानसिक दशाओं का द्योतक हो सकता है, इसलिए हम वह व्यवहार की सही व्याख्या नहीं कर सकते किसी भी। जैसे आंखों में आंसुओं को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि वो जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा खुश है या बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि कभी कभी आंसू खुशी के होते हैं, कभी कभी दुख के होते हैं। तो एक ही जो व्यवहार है यानी एक तरीके का जो बिहेवियर इंसान कर रहा है वो कई तरीके का प्रतीक हो सकता है। अगर कोई हंस रहा है तो उसके कई तरीके के कारण हो सकते हैं कि वो किस वजह से हंस रहा है, कैसी स्थिति में हंस रहा है, रो रहा है तो कैसी स्थिति में रो रहा है, गुस्सा है तो किस तरीके का गुस्सा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर बात करें तो व्यवहार की अस्पष्ट होना, क्योंकि कभी कभी जो व्यवहार है वो अस्पष्टता का मतलब ये है कि मतलब उसकी मानसिकता कुछ और कह रही है, वो कुछ और कह रहा है, हर बार यही हो रहा है। देखो कहीं कहीं हम क्या है, सहमति व्यक्त करने के लिए ध्वनि या मुद्रा लगभग सभी वैसे ही होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ से सहमत है, कोई व्यक्ति किसी चीज़ से सहमत नहीं है। व्यवहार में कभी वो सही, हाँ दो पक्ष हैं तो कभी कभी इस पक्ष को मानेगा, कभी इस पक्ष को मानेगा, मतलब उसमें कन्फ्यूज़न पैदा रहेगी, व्यवहार में अस्पष्टता रहेगी निरीक्षण विधि के द्वारा। अब बात करें अपने समान दूसरों को समझना, यानी जो निरीक्षण करता है वो प्रयोज्य को अपने समान समझने लगता है जिससे उसके व्यवहार की सही व्याख्या नहीं हो पाती है। जो अध्ययन करता है वो अपने समान समझता है कि सामने वाला भी वैसा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, उसकी ठीक जो व्याख्या है, उसकी जो मानसिक दशा है उसका पता ठीक से नहीं चल पाता। पक्षपात का प्रभाव है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का निरीक्षण करेगा तो निरीक्षणों में क्या होता है, पक्षपात आ जाता है, तो सही से निरीक्षण नहीं हो पाता है। क्योंकि सामान्यता अनुभव की अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति को अपने प्रियजन की ना तो कमियां दिखाई देती हैं, ठीक है, और ना ही शत्रु की अच्छाइयां। अगर कोई जैसे मेरा कोई दुश्मन है तो हमें उसकी बुराइयां ही दिखेंगी। एक शिक्षक को बिना पक्षपाती हुए बच्चे का निरीक्षण करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। अगर कोई बच्चा आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप उसकी बुराइयाँ देखेंगे। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप उसकी अच्छाइयाँ देखेंगे। तो यानी ये तो पक्षपात हो गया ना वहाँ पे। तो
आपको क्या करना है, बिना किसी पक्षपात के करना है। यही इसका दोष है कि अगर कोई जान पहचान का है, वो आपको बुरा लगता है, अच्छा लगता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। आपका ऑब्जर्वेशन का जो लेवल है वो अलग ही होता है। अब देखिए क्रू एंड क्रो हैं, एक तो वो कह रहे हैं कि सतर्कता से नियंत्रित की गई दशाओं में भलीभांति प्रशिक्षित और अनुभवी मनोवैज्ञानिक शिक्षक अपने निरीक्षण से छात्रों के व्यवहार के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ठीक है, अगर आप नियंत्रित होकर केंद्रित करके अपने ध्यान को ऑब्जर्व करेंगे किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, किसी छात्र को, तो आप बच्चे के व्यवहार को समझेंगे, उसकी मानसिकता को, और भी बहुत कुछ जान सकते हैं किसी व्यक्ति के बारे में। उससे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल आप उसको ऑब्जर्व कीजिए और आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके आधार पर ही कुछ बातें होनी चाहिए। जो एक निरीक्षक है, निरीक्षक क्या होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, उसको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमें कैसे ऑब्जर्व करना है किसी को। दूसरा बात क्या है, तो निरीक्षण की निश्चित योजना पहले से तैयार होनी चाहिए, हर चीज़ की प्री प्लानिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। इसलिए जो ऑब्जर्व करने जा रहा है उसको भी पहले से ही इस बात का पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से उसको ऑब्जर्व करेंगे। निरीक्षण को या तो पूर्व निर्धारित सूची पत्र पर लिखते रहना चाहिए, या तो टेप रिकॉर्डर द्वारा क्या करना चाहिए, उसको कुल मिला के वो जो लेखा जोखा है, जो भी उसने रिकॉर्ड नोट किए हैं, उसको कहीं ना कहीं संरक्षित या सुरक्षित रखना चाहिए। व्यापक दृष्टिकोण से सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए, कहीं भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, आपका एक अपना नज़रिया होना चाहिए उस व्यक्ति को देखने का। निरीक्षण करते समय पूर्व धारणाओं को दूर रखना चाहिए। ठीक है, यानी आपकी पहली क्या दोस्ती है, यारी है, अच्छाई बुराई है, उसको बिल्कुल ही दूर रखिए। आपको तो बस ऑब्जर्वेशन से मतलब है कि आपको जानना है कि एक्चुअली इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, क्या वो अच्छा, क्या वो बुरा, आपको कोई रिश्तेदार बिल्कुल भी नहीं, इन सब चीज़ों को दूर रखना है। अब साक्षात्कार की बात करें, ये हमारी क्या है, दूसरी विधि है किसी भी बालक को अध्ययन करने की, समझने की। ठीक है, साक्षात्कार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। अब देखिए इंटरव्यू का क्या मतलब है, यहाँ दो शब्दों से मिलकर बना है इंटर और व्यू, जहाँ पे इंटर का क्या मतलब है, आंतरिक, व्यू का क्या मतलब है, अवलोकन। या हम कह सकते हैं आप देने भी जाते होंगे इंटरव्यू, आप किसी आगे जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, आपकी नौकरी लगेगी, तब जाके आप कहीं आपका इंटरव्यू होगा, तब आपकी जॉब होगी। तो क्या है, आंतरिक अवलोकन करना। आंतरिक अवलोकन का मतलब है आपकी अंदरूनी जो भी चीज़ें हैं, मतलब आपके अचेतन मन में क्या है, आपकी बाहरी पर्सनालिटी क्या कहती है, इन सभी चीज़ों का अवलोकन करना साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये कुछ कठिन नहीं है चीज़ें, आपको बस चीज़ों को समझ लेना है और अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। अब देखिए दो परिभाषाओं को मैंने यहाँ पे लिया है कि जॉन ली जी डार्ले कहते हैं कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। आप किसी उद्देश्य के लिए, जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं, तो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपको क्या करना चाहिए, वो आपसे प्रश्नोत्तर कर रहा है या जो भी कर रहा है, प्रश्नों के उत्तर आप उसे दे रहे हैं, किसके लिए, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, तो एक उद्देश्य है ना। फिर कहना है गुड और हैड कहते हैं किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है। कुल मिला के जो इंटरव्यू है वो क्यों होगा, मतलब साक्षात्कार क्यों होगा, किसी उद्देश्य के लिए होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। अब देखिए मूल्यांकन जो है वो बिल्कुल एक जैसा है, जो हमारा साक्षात्कार है और जो मूल्यांकन है वो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन मूल्यांकन में क्या है, हम प्रश्नों को लिखते हैं। ठीक, लेकिन साक्षात्कार में क्या है, मौखिक रूप से चीज़ों को पूछा जाता है, तो वो साक्षात्कार है। ठीक है, मौखिक रूप से हम चीज़ों के उत्तर देते हैं, मौखिक रूप से हम जो भी करते हैं। ठीक है, तो आमने सामने भी उपस्थित रहना पड़ता है, यानी जो हमारा साक्षात्कार है उसमें साक्षात्कार जो है देने वाला और दोनों आमने सामने उपस्थित होना आवश्यक है। और साक्षात्कार में मुख्य जो तत्व हैं उसमें उपस्थित होने चाहिए, जैसे व्यक्ति तथा व्यक्ति में अंतःक्रिया, फेस टू फेस इंटरेक्शन होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित स्थापित करने का साधन होना चाहिए, यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद ईच अदर, एक संबंध स्थापित हो सके दोनों में। और तीसरा अगर हम देखें तो दोनों में से किसी एक को साक्षात्कार का उद्देश्य पता होना चाहिए, यानी व्यक्ति अगर जा रहा है इंटरव्यू देने तो उसे मालूम है कि मुझे इंटरव्यू देने के बाद एक जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे हम साक्षात्कार के उद्देश्य देखेंगे। साक्षात्कार के उद्देश्य क्या है, सबसे पहले साक्षात्कार का उद्देश्य आता है कि पूर्व प्राप्त सूचनाओं की पुष्टि करने के लिए। ठीक है, फिर आता है व्यक्ति के विचारों, मूल्यों एवं मनोवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। देन आता है व्यक्ति के शारीरिक रूप का अवलोकन करने के लिए, आपकी हर चीज़ फिजिकली, इमोशनली आप कितने मैच्योर हैं। ठीक है, तो ये सारे ही पक्ष आपको जज किए जाते हैं जब आप साक्षात्कार में आते हैं। किसी बच्चे का भी साक्षात्कार लेते हैं तो इसी पर्पस से लेते हैं कि आप उसके हर एक पक्ष को आंक सकें। व्यक्ति के अचेतन में निहित शक्तियों का पता लगाने के लिए, तनाव एवं कुंठा से प्रभावित व्यवहार का अध्ययन करने के लिए, व्यक्ति की प्रेरणात्मक शक्तियों एवं क्रियाओं की व्याख्या करने के लिए, व्यक्तित्व के अन्य मापकों के पूरक के रूप में प्रयोग करने हेतु। अब देखिए हम बात करेंगे साक्षात्कार के जो प्रकार हैं उनकी। अब देखिए निर्देशित साक्षात्कार क्या है, अनिर्देशित साक्षात्कार क्या है और समाहारक
का क्या है, तो इनको भी हम जानते हैं। अब देखिए निर्देशित जो साक्षात्कार है उसको हम लोग जानेंगे कि निर्देशित जो साक्षात्कार है उसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति है, ठीक है, जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है, वो अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, सबको क्या है अच्छे से प्रकाश डाल सकता है। भावनात्मक रूप से वो मैच्योर होगा और अपनी सारी बातों को अभिव्यक्त कर सकेगा। योजना का प्रारूप कैसा होता है, साक्षात्कारकर्ता ही निश्चित करता है। जो इंटरव्यू लेगा वही इस चीज़ को क्या है स्ट्रक्चर्ड है। यानी इसमें क्या होगा, जो मतलब प्रश्न जो है इसमें दो प्रकार से होते हैं, तो समझिए, ठीक है। इसमें क्या है, दो प्रकार के प्रश्न होंगे। एक तो क्या होगा जिनमें उत्तर नियंत्रित रहते हैं, ठीक है, प्रत्याशी को क्या होती है, जो इंटरव्यू देने वाला है उसको छूट नहीं मिलती, ठीक। और दूसरे प्रकार में अगर हम बात करें तो प्रत्याशी को उत्तर देने के लिए जो मतलब स्वतंत्रता दी जाती है, वो अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, ठीक। अब आप जाते ही हैं, कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जैसे हमें मालूम होता है कि अपने बारे में बताइए, तो क्या है उसमें कोई भी चीज़ वहाँ पे गठित है क्या, वहाँ पे बताई गई है, उत्तर नियंत्रित है क्या, नहीं, वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बता सकते हैं। दूसरा, वो अपने अकॉर्डिंग पूछेंगे, उसमें परिवर्तन क्या होगा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ पाए हैं, दो तरीके के इसलिए हैं, एक में आप खुद से स्वतंत्रता पूर्वक उत्तर देंगे, दूसरा क्या है ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिसमें उनके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना पड़ेगा। ये क्या है, निर्देशित साक्षात्कार। अब अगर हम जाने अनिर्देशित साक्षात्कार के बारे में, तो अनिर्देशित साक्षात्कार क्या है उसको भी अब हम जानेंगे। देखिए इसमें क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, वो क्लोज एंडेड थे और ये क्या है, ओपन एंडेड है। यानी जो डेप्थ इंटरव्यू है, यानी गहन साक्षात्कार इसी को कहते हैं, ठीक है। तो गहन साक्षात्कार है ये। इसमें क्या है, निदानात्मक साक्षात्कार या फिर हम कह सकते हैं केंद्रित साक्षात्कार के नाम से इसको पुकारा जाएगा। किसको, निदानात्मक कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं केंद्रित। इनको ही क्या कहते हैं, ये दोनों ही नाम से इनको पुकारा जाता है, ठीक। तो या हम कहें निदानात्मक, या हम कह सकते हैं केंद्रित के नाम से पुकारा जाएगा। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका केवल अनिर्देशित साक्षात्कार द्वारा ही अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि इस साक्षात्कार में क्या है, मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो प्रेरणा है, जो अभिव्यक्ति है, उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या है, साक्षात्कार जो है वो उसकी प्रवृत्ति क्या है, लचीली है, ठीक। इसकी प्रवृत्ति जो है वो लचीली है और इनमें भाषा, विधि, समय क्रम आदि एक निश्चित नहीं होते। मतलब आपको जो है वो स्वतंत्रता होती है पूर्ण रूप से। आप मित्रतापूर्ण वातावरण उत्पन्न किया जाता है, आपको प्रोत्साहित किया जाता है। प्राकृतिक रूप से आप जो हैं इनमें जो है क्या किया जाता है, आंकड़ों के आधार पर व्यक्ति का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। अब अगर हम बात करें तो समाहारक की बात करें तो समाहारक क्या होता है, समाहारक कैसे होते हैं, साक्षात्कार अनिर्देशित और निर्देशित का क्या होता है, मिश्रित रूप होता है। ये दोनों ही विधियाँ अच्छी बातों का समावेश करती हैं और सबसे अच्छा साक्षात्कार इसी को माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो इंटरव्यू देने वाला है उसके अंतर्दृष्टि का विकास होता है। साक्षात्कार के अंत में जो साक्षात्कार लेने वाला है वो जो प्रत्याशी है उसको क्या करता है, संक्षेप में यानी कंक्लूजन देने के लिए कहता है ना, अपना पूरा प्रत्याशी क्या ऐसा करने में क्या है, असफल रहता है, तो साक्षात्कारकर्ता क्या कहता है, स्वयं सारांश प्रस्तुत करता है। कहने का तात्पर्य है कि साक्षात्कारकर्ता जो ले रहा है साक्षात्कार को, यानी जो प्रत्याशी है उसको अनिर्देशित साक्षात्कार जैसी स्वतंत्रता देता है और निर्देशित साक्षात्कार में प्रतिबंधित रहता है। मतलब आपको जो पहला हमने सबसे पहले देखा उसमें प्रतिबंधित रहेंगी चीज़ें, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं बता सकते। निर्देशित में कुछ ज़्यादा ही छूट मिल गई है, लेकिन इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन देखा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, साक्षात्कार के लाभ हम लोग देखें तो साक्षात्कार के लाभ क्या है, साक्षात्कार विधि को प्रयोग में लाना अत्यंत सुविधाजनक एवं सरल है। साक्षात्कार का स्वरूप विभिन्न जो समस्याएं हैं, उद्देश्य हैं, उनके अनुरूप तैयार किया जाता है। समाज के किसी भी वर्ग पर साक्षात्कार का प्रयोग सरलता से किया जाता है। साक्षात्कार लेने में कोई विशेष समस्या नहीं आती, चूँकि इसमें प्रत्याशी को लिखित में कुछ नहीं देना होता है, अतः वह संघर्ष सहयोग देता है। अगर बात करें तो साक्षात्कार जो है वो व्यक्ति में अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने में सहयोग करता है। साक्षात्कार की प्रकृति पर्याप्त लचीली होती है। प्रत्याशी की भाव भंगिमा उसके बारे में अनेक रहस्यों को प्रकट कर देती है। साक्षात्कार संवेगात्मक समस्याओं के अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। अब अगर हम इनकी सीमाओं की बात करें तो साक्षात्कार की कुछ सीमाएँ हैं कि यह एक दोहरी आत्मनिष्ठ विधि है। प्रत्याशी साक्षात्कारकर्ता को प्रसन्न करने वाला उत्तर देता है, ठीक है। अब साक्षात्कार व्यक्तिगत भावनाओं से पूर्ण रूपेण प्रभावित
करता है। साक्षात्कार को अधिक विश्वसनीय एवं वैध नहीं माना जा सकता। साक्षात्कार अधिक लचीला होता है। फलतः साक्षात्कारकर्ता वार्तालाप को अपने मनपसंद मोड पर ले जा सकता है। कुछ सीमाओं में बंधे होने के कारण प्रत्याशी जो है प्रायः स्पष्टवाद से परे हट जाता है। सामाजिक मान्यताएं उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करती हैं। अब देखिए हम लोग तीसरा देखेंगे। तीसरी विधि क्या है, तो व्यक्ति अध्ययन विधि है, यानी केस स्टडी विधि है। अब केस स्टडी विधि की अगर हम लोग बात करें तो व्यक्ति जो अध्ययन है, जो इतिहास है, उसकी शुभारंभ कब हुआ था, तो 400 वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो है कब किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, समस्यात्मक बालक को जो है उसका अध्ययन किया जाता है और उससे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उनको एकत्रित करने में ये विधि बहुत ज़्यादा जो है मतलब बेनिफिट देती है। और ये कानून के जो क्षेत्र है उसमें भी इस विधि का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आजकल तो चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में तो बहुत अधिक प्रयोग की जाती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत पुरानी है। शिक्षा के क्षेत्र में जब से प्रयोग की जा रही है, तो अध्यापक क्या करता है, अपने अध्यापन के समय क्या करता है, बालक को किस चीज़ में रुचि नहीं है तो ये समझता है और क्यों नहीं है, तो उस चीज़ का मतलब हम क्या कहते हैं, रेमेडियल जो है वो टीचिंग करते हैं और उपचारात्मक, पहले निदान ढूंढते हैं और फिर उसका उपचार करते हैं। अब आजकल तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका अत्यधिक महत्व माना जा सकता है। अब हम कहें तो व्यक्ति अध्ययन के द्वारा किसी व्यक्ति की विशेषताओं, उसकी मानसिक जीवन पर आधार सब चीज़ों को देखते हैं कि व्यक्ति किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, किस तरीके का व्यवहार नहीं कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं जो व्यक्ति इतिहास है, मतलब उसमें क्या करता है, उद्देश्य क्या है, समायोजन समस्या, यानी एडजस्टमेंट जो प्रॉब्लम आती हैं, यानी समायोजन की जो समस्याएं हैं, जो भी समायोजन की जो समस्याएं हैं उनका पता लगाना है। यानी बच्चे को कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही हैं, समायोजन की समस्याओं का आपको पता लगाना है कि बच्चे को कहाँ किस चीज़ में प्रॉब्लम है या किसी व्यक्ति को, ठीक है। और इसमें क्या है, जो मनोवैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको या फिर किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को क्या पता करते हैं, तो उसमें नाम पता करते हैं कि क्या नाम है, और पता करते हैं, उनकी घरेलू पृष्ठभूमि क्या है, तो इन सब को पता करते हैं। और मतलब कैसे वातावरण में बच्चा या व्यक्ति रहा है जो उसकी ये हालत हो गई है या इसी समस्या उत्पन्न हो गई है, व्यवसाय कैसा है, वैवाहिक संबंध कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, तो ये सारी चीज़ जब पता चल जाती हैं तो यानी रोग का पता चल जाता है भाई। जब हमने उनका पूरा बैकग्राउंड जान लिया तो यानी हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, उसका निदान करते हैं। यानी चिकित्सा के आधार पर जैसे निदान किया जाता है, पहले रोग का पता लगाया जाता है फिर निदान किया जाता है, जिससे कि क्या है, और ये सारा जो व्यक्ति अध्ययन है वो कैसे किया जाता है, असाधारण व्यक्ति पे, यानी जो कॉमन नहीं है, जो सबसे अलग है, सामान्य से ऊपर या नीचे है, असाधारण है, और असाधारण व्यक्ति हो सकता है, बालक हो सकता है, उनके ही प्रयोग के लिए व्यक्ति अध्ययन का प्रयोग किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।